हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा जो वीडियो है ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे जो रिवीजन का लर्निंग का एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है उसके ऊपर बना हुआ है। बहुत इफेक्टिव तरीके से आप कैसे किसी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसको 1 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हो। मान लो तुम्हें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़्यादा नहीं पड़ा, तुम्हें उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो 1 घंटे के अंदर तुम उसको कैसे रिवाइज करोगे। योरपीडिया ने जो आपको लर्निंग कंटेंट दे रखा है, टेबुलर लर्निंग कंटेंट, जो उस बुक में भी है, जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बुक है, और जम्मू एंड कश्मीर का भी जो आपका फील्ड असिस्टेंट का जो जॉब निकला है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में, उसमें भी सेम आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो जिस भी एग्जाम में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सिलेबस में पार्ट है, उसको 1 घंटे में कैसे रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको, मेरा वीडियो तो 5-10 मिनट का होगा, लेकिन 1 घंटे में आप ये डॉक्यूमेंट लें और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। टेबुलर लर्निंग कंटेंट क्या है, इसके अंदर 34 टेबल्स हैं और 8 पेजेस हैं। तो आई एम वेरी श्योर 8 पेज आप 1 घंटे में कर सकते हैं। पेन लो, डॉक्यूमेंट लो, पीडीएफ निकालो, और हर टेबल किसी न किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर बना हुआ है। जैसे सीक्वेंस क्या है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब आप किसी प्रोजेक्ट का करते हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। पहले स्क्रीनिंग आता है, फिर स्कोपिंग आता है, फिर बेसलाइन स्टडी आता है, फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन आता है, फिर मिटिगेशन आता है, फिर पब्लिक कंसल्टेशन आता है, फिर अप्रेजल आता है, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस आती है, फिर पोस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस मॉनिटरिंग आती है। वैसे तो 4 ही स्टेप होते हैं, लेकिन 9 स्टेप्स को डिटेल में बनाया गया है। जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन है, अप्रेजल है। ये 4 आपके मेन टॉपिक होते हैं, लेकिन उनको हमने 9 में डिवाइड किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कैसे करना है तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, स्क्रीनिंग आपका किन प्रोजेक्ट्स की जाती है, वो कैटेगराइजेशन, प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन करना स्क्रीनिंग में कि कौन सा प्रोजेक्ट ए कैटेगरी का, B1 का है, B2 का है। फिर टर्म ऑफ रेफरेंस आपका स्कोपिंग में आता है, टर्म ऑफ रेफरेंस स्कोपिंग में आता है। फिर बेसलाइन स्टडी में हम बेसलाइन डाटा इकट्ठा करते हैं, तो डाटा इज द टर्म जो बेसलाइन डाटा में आता है। फिर हम प्रेडिक्शन में फोरकास्टिंग की बात करते हैं, मिटिगेशन में हम रिड्यूस करने की बात करते हैं, और मॉनिटरिंग भी इसी में होता है। तो मॉनिटरिंग जो करते हैं वो भी मिटिगेशन में आता है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन में हियरिंग, पब्लिक की बात सुनना, और रिटन रिस्पॉन्स, ये दोनों देखते हैं। अब जो नई अमेंडमेंट हुई है उसमें पब्लिक हियरिंग को कम कर दिया गया है और रिटन रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया गया है कि पब्लिक की सुननी नहीं है, वो अपना रिटन दे सकते हैं। तो पब्लिक हियरिंग एंड रिटन रिस्पॉन्स ये दोनों हैं। फिर अप्रेजल में एक्सपर्ट कमेटी का इवैल्यूएशन आता है। एनवायरमेंट क्लियरेंस में आप क्लियरेंस जो अप्रूवल मिलता है वो इनसे मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एंड स्टेट लेवल जो एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट क्लियरिंग का है, एनवायरमेंट का जो इम्पैक्ट असेसमेंट की जो अप्रेजल कमेटी है वहाँ से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। फिर मॉनिटरिंग होती है, उसमें कंप्लायंस वगैरह देखा जाता है। तो ये टेबल 1 जब आप करेंगे तो इस तरीके से टेबल 1 आपका, मेरे को लगता है कुछ मिनट्स लगेंगे और आपको रिवीजन हो जाएगा। बार बार रिवीजन करो, 8 पेज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका सारा हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, स्क्रीनिंग में कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वॉल्व होती हैं, स्कोपिंग में कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, पब्लिक हियरिंग के अंदर क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बैठता है जब पब्लिक हियरिंग होती है, तो वो क्या अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, अप्रेजल में कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, और क्लियरेंस कौन देता है, मिनिस्ट्री देती है, सेंटर पे या स्टेट में क्लियरेंस मिलता है। तो ये आपका दूसरा आ गया कि कौन सी अथॉरिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। डाटा, बेसलाइन डाटा 2 तरह का होता है, एक हार्ड डाटा, एक सॉफ्ट डाटा। हार्ड डाटा में क्या आता है, क्वांटिटेटिव, ये सारा डाटा आता है, और सॉफ्ट डाटा में ये आता है, क्वालिटेटिव डाटा आता है। हार्ड डाटा, सॉफ्ट डाटा, बेसलाइन डाटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, आपको पता लग गया। टेबल नंबर 4 में आपका आ गया टूल फॉर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। जैसे कौन कौन से टूल होते हैं, चेकलिस्ट क्या करती है, मैट्रिसेस क्या करता है, मॉडल क्या करता है, जीआईएस क्या करता है। तो टूल ऑफ इम्पैक्ट प्रेडिक्शन में कौन से टूल हम यूज करते हैं, वो भी बेसिकली आपके लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कौन सी मैट्रिक्स हम यूज करते हैं, बहुत एग्जाम में आता है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं। तो कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं, तो टूल, उनका क्या पर्पज है, एग्जाम्पल दो उसका। कौन कौन से टूल यूज होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफिक इंडिकेटर, जीआईएस भी उसमें यूज होता है। 5वां टेबल, इंपैक्ट को क्लासिफाई करो। प्राइमरी इंपैक्ट में क्या आता है, सेकेंडरी इंपैक्ट में क्या आता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेबल नंबर 5 में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंपैक्ट होता है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, जैसे कोई एक्सटेंशन हो जाए। रिकवरेबल में जैसे नॉइज डिस्टर्बेंस है वो रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों होता है इसमें। टेबल नंबर 6 में जैसे आप 3 कैटेगरी है, A, B1, B2, क्लियरेंस अथॉरिटी कौन सी है। ए को देता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री है। EIA इसमें रिक्वायर्ड होता है और इसमें पब्लिक हियरिंग भी करनी पड़ती है। B1 में यस, तो B2 में क्लियरेंस तो चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो स्टेट लेवल पे एनवायरमेंट इंपैक्ट अप्रेजल जो डिपार्टमेंट है वो देता है, लेकिन इसमें आपकी पब्लिक हियरिंग और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती B2 में। यहीं से पता लग गया। लीगल बेसिस एंड ओरिजिन क्या है? पेरेंट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और लीगल अथॉरिटी ऑफ इसकी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको की जाती है। फिर 94 में कुछ चेंजेस आई, फिर 2020 में भी अब चेंजेस हम कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। टेबल 8 में कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी अथॉरिटी और रिपोर्ट कैसी है, ये हमने किया। फिर टेबल नंबर 9 में 34 टेबल्स हैं, फास्ट टेबल्स आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स। फिर आपकी की इंस्टीट्यूट्स और उनका फंक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्या काम करता है? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी क्या काम करती है? स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, तो EAC, SEAC और SEAII, ये बेसिकली आपका क्लियरेंस देती है। स्टेट जो आपका एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का जो क्लियरेंस मिलता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो बेसिकली अप्रेजल होता है, वो ये करता है, स्टेट लेवल पे किया जाता है। फिर NGT क्या होती है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या होते हैं, ये सारी की सारी आपको टर्म्स पता लग जाती हैं। फिर कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, जो आपका रिपोर्ट बनाते हैं। तो कौन रिपोर्ट बनाता है? ये बेसिकली रिपोर्ट बनाता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो प्रोजेक्ट चला रहा है वो बनवाता है कंसल्टेंट से। तो EIA रिपोर्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट, एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट कौन बनाता है? प्रोजेक्ट को जो प्रोपोनेंट है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वो बनवाता है। किससे बनाता है? वो बेसिकली कंसल्टेंट से बनाता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंडर वो रिपोर्ट बनता है और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन एंड हियरिंग टेबल नंबर 10 में है। पब्लिक कंसल्टेशन एंड हियरिंग, पब्लिक कंसल्टेशन जो पब्लिक हियरिंग एंड रिटन रिस्पॉन्स दोनों चाहिए होता है, ये मैंडेटरी होता है प्रोजेक्ट A और B1 के लिए। एग्जाम्पशन होता है B2 प्रोजेक्ट के लिए, एग्जाम्पशंस है। कंडक्ट कौन करता है? स्टेट लेवल पे होता है SPCB, UTPCC, ये लेवल करता है। अब ये कंडक्ट कौन करता है? जैसे आप लोग जब स्टेट बेसिकली में एग्जीक्यूटिव बनोगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एनवायरनमेंट ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, वो करते हैं। तो बेसिकली जो पब्लिक कंसल्टेशन एंड हियरिंग, पब्लिक के साथ जो डिस्कशन होता है, कंडक्ट ये करते हैं, लेकिन चेयर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। तो नाम पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के होता है, लेकिन करते टेक्निकल जो अप्रेजल कमेटी के, स्टेट अप्रेजल कमेटी के लोग होते हैं, स्टेट के जो यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, SC स्टेट। तो बेसिकली ये बॉडीज हैं जो ये करती हैं, इनका डिटेल आपको रिटर्न में उसमें मिलेगा। जनरल कंडीशंस क्या होती हैं? डेफिनेशन क्या होता है जनरल कंडीशन? प्रोजेक्ट 10 किलोमीटर के अंदर है, स्पेसिफिक सेंसिटिव एरिया के 10 किलोमीटर के अगर अंदर है, तो बेसिकली ये जनरल कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की। सेंसिटिव फीचर्स ये होते हैं, इफेक्ट कैटेगरी ये होता है, एक्सक्लूड क्या करना है, वो हमें एक्सक्लूड करना है, आप गो थ्रू करेंगे। जब आप ये 34 टेबल्स को रिवाइज करोगे 1 घंटे के अंदर, तो आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का लार्जली नॉलेज हो जाएगा। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर टेबल नंबर 12 बताता है आपको कि 94, 2006 एंड ड्राफ्ट 2020 जिसमें अमेंडमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है। और ड्राफ्ट 2020 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है। तो ड्राफ्ट 2020 में क्या क्या है, ये प्रपोज्ड है, इसने प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया है, एग्जम्पशन ज़्यादा प्रपोज की हैं और इसमें बेसिकली कंसल्टेशन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो मोटा मोटे तौर पे क्या क्या चेंजेस लाए हैं ड्राफ्ट 2020 वो आपने यहाँ पे देख लिया। फिर ड्राफ्ट EIA 2020 की रिपोर्ट्स इसमें क्या है जो आपको बता दी, इसमें एग्जम्पशंस क्या क्या, ये ड्राफ्ट 2020 में क्या चेंजेस सजेस्ट की गई हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसमें चेंजेस को सजेस्ट किया गया है। एनवायरमेंट क्लियरेंस का जो वैलिडिटी है वो कब तक दी जाएगी माइनिंग में, वो चेंज किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस इसमें आई हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस वैलिडिटी और मॉनिटरिंग जो रूल्स हैं वो माइनिंग के लिए और पोस्ट क्लियरेंस के लिए थोड़ा सा वो चेंजेस कौन क्या करता है। तो बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज क्या करता है, EAC एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी क्या करती है, स्टेट एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी क्या करती है, फिर उसका अप्रेजल करती है। उसके बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस कौन इशू करता है, स्टेट पे सेंटर पे कौन इशू करता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन बनाता है, ये सारे के सारी टर्म्स। कैटेगरी A कैटेगरी B में डिफरेंस क्या है, A में क्या होता है और B कैटेगरी में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर B1 एंड B2 में क्या डिफरेंस है, B1 में और B2 प्रोजेक्ट में डिफरेंस, इनसे रिलेटेड।
लोकेशन बेस्ड रूल्स, जिनको जनरल कंडीशन एंड स्पेशल एरिया रूल बोलते हैं। लोकेशन बेस्ड रूल होता है ये कि अगर 10 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री के हो, 10 किलोमीटर इन एरियाज के अंडर हो, CRZ एरियाज के अंदर हो, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एस्टेट से हो, इसके अंडर हो, तो इफेक्ट क्या बनता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को कैटेगरी ए में डाल दिया जाता है। अब टिपिकली कैटेगरी के सेक्टर, जैसे आपका जो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो कैटेगरी ए के लिए आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर माइनिंग है तो कितना एरिया होना चाहिए, रिवर वैली है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा ए कैटेगरी में है। B1 कैटेगरी में क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या चीज़ है वो बता दिया। B2 कैटेगरी में क्या क्या आता है वो बता दिया। फिर एग्जम्पशंस और जनरली जो EI में नहीं आता, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में जो नहीं आता, ये चीज़ें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में नहीं आता। ए में क्या आता है, B1 में क्या आता है, B2 में क्या आता है, वो हमने ऊपर देख लिया। अब A, B1, B2 का मीनिंग क्या है, तो A का मीनिंग ये है, B1 का मीनिंग ये है, B2 का मीनिंग ये है। आपने जल्दी से रिवाइज कर लिया सेक्टर वाइज कि आपका अलग अलग टिपिकल सेक्टर कौन कौन से हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया बेस, इसमें वैलिडिटी कितने साल के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। तो माइनिंग के लिए 30 साल का मिलता है, रिवर वैली के लिए 10 साल के लिए मिलता है, पोर्ट के लिए 10 साल का मिलता है। तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, माइनिंग 30 साल के लिए मैक्सिमम, न्यूक्लियर पावर प्लांट 10 साल के लिए। उसके बाद एग्जाम एक्सटेंशन जो है, अथॉरिटी पीरियड टाइमिंग्स को, एनवायरमेंट क्लियरेंस को कौन एक्सटेंड कर सकता है, रोल क्या होता है इसका। उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन पीरियड कितना है, कब अप्लाई करना है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्या होता है, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। मॉनिटरिंग, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस। सो मॉनिटरिंग, कंप्लायंस और रिपोर्टिंग कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। वायलेशन, लीगल फ्रेमवर्क एंड पेनल्टीज कैसे होता है इसमें, कि वायलेशन के लिए क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जैसे मेन लॉ क्या है एनवायरमेंट क्लियरेंस वायलेशन के लिए, एग्जांपल क्या है वायलेशन का, कौन हैंडल करता है वायलेशन अप्रेजल, ये सारे का सारा चीज़। फिर ड्राफ्ट EIA 2020 क्या है इसमें, ड्राफ्ट EIA में तो माइनिंग प्रोजेक्ट क्या है, रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, सारे का सारा। और ड्राफ्ट EIA 2020 में प्रपोजल क्या है, तो आपका बेसिकली 2006 में क्या था और ड्राफ्ट 2020 में क्या किया। माइनिंग को ये प्रपोजल किया कि 50 साल तक होना चाहिए, और इसको रिवर वैली को 15 साल के लिए होना चाहिए, प्रेजेंटली 30 और 10 साल के लिए है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के टूल कौन से हैं, एडॉक मेथड किसको बोलते हैं, चेकलिस्ट किसको बोलते हैं, मैट्रिसेस जो लियोपोल्ड है वो क्या है, नेटवर्क क्या है, स्कोपिंग मैट्रिक्स क्या है, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लास्ट पेज 30 नंबर टेबल, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है पूरा कि एनवायरमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट या एनवायरमेंट इंपैक्ट रिपोर्ट क्या है, और एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या है, उसके ऊपर पूरा मैंने एक बेसिकली लेक्चर बनाया हुआ। तो इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए, और कौन ये रिपोर्ट बनाता है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में टिपिकली क्या क्या आता है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में क्यों इसको कैटेगरी में डाला गया है वो पता लग जाता है, और कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कैटेगरी ए में डाल दिए जाते हैं, पहले नहीं है लेकिन डाल दिए जाते हैं अगर इंडस्ट्री 10 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन के अंदर आती है। और जनरल कैटेगरी बी स्टेट लेवल में आ जाती है, जनरल कैटेगरी बी में कब डाल दिया जाता है किसी चीज को, और जनरल कैटेगरी B2 में कब डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 8 चैप्टर हैं और 34 टेबल हैं, उसके बाद ऐसे ही बाकी जो टॉपिक हैं उनके टेबल हैं। मेरे को लगता है अगर आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 34 टेबल्स को आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। और योरपीडिया की बुक में आपको 200 प्लस टेबल हैं, उन सारे 200 प्लस टेबल को पहले तसल्ली से तैयार कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपने सारे टेबल कर लिए। तो ऐसा लगेगा आपको कि आपने समरी रिवाइज कर ली पूरे सिलेबस की, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और तैयारी करते चले जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू स्कोर हाई। थैंक यू।